देखिए दोस्तों, तो आपके 10वीं कक्षा का भूगोल का पहला अध्याय है कि संसाधन एवं विकास। तो इसको समझेंगे कि संसाधन और विकास क्या है। तो पहले तो हमें समझना है कि संसाधन क्या होता है। तो संसाधन की एक सिंपल परिभाषा ले तो आपका यह है कि पर्यावरण में उपलब्ध समस्त सामग्री जो हमारे आसपास हमें दिखाई देती है वो सारी की सारी सामग्री, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपलब्ध होना, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी तकनीकी उपलब्ध होती है, और जो आर्थिक रूप से तो संभाव्य है कि आर्थिक रूप से वैलिड है और सांस्कृतिक रूप से भी मान्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो पूरी परिभाषा देखें आप तो यह है कि पर्यावरण में उपलब्ध समस्त सामग्री जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो और आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप में मान्य हो, वे सभी क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। अब देखते हैं हम संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधनों का वर्गीकरण मोटे तौर पर दो रूपों में किया गया है, एक प्राकृतिक और दूसरा मानवीय। तो प्राकृतिक में देखिए, प्राकृतिक में एक होता है नवीनीकरण और एक होता है अनवीनीकरण। नवीनीकरण यानी जो वापस बनाया जा सकता है, इसमें भी एक सतत और एक जैविक होता है। और अनवीनीकरण ये होता है कि वापस नहीं बनाया जा सकता, इसमें एक पुनःचक्रीय होता है, एक अचक्रीय होता है। फिर आपका मानवीय संसाधन में दो प्रकार के होते हैं कि संरचना और संस्था। मानव ने कोई एक संरचना बनाई है, फिर एक संस्था का निर्माण कर दिया। और दूसरा होता है मात्रा या गुणवत्ता, कि किसी भी मात्रा में कितनी मात्रा में बना रहा है या वो कैसी गुणवत्ता में बना रहा है। तो वो है आपके संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, अब हम संसाधनों के प्रकार पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के संसाधन होते हैं। तो प्रमुखतया 4 प्रकार के होते हैं: उत्पत्ति के आधार पे, समाप्यता के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे और विकास के स्तर के आधार पर। तो सबसे पहले हम लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। जैव में क्या, जो हमें सजीवों से प्राप्त होते हैं वे सारे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं, और जो निर्जीवों से प्राप्त होते हैं वो सारे के सारे हमें अजैव संसाधन कहलाते हैं। निर्जीव जैसे कोई भी पत्थर वगैरह से खनिज हम प्राप्त कर रहे हैं तो वो निर्जीव वस्तु है, लेकिन वो हमारे लिए संसाधन है। और जैव यानी कि सजीवों से, जैसे किसी पेड़ से हमें कुछ प्राप्त हुआ तो वो पेड़ सजीव है, तो वो हमारा जैव संसाधन हो गया। दूसरा है आपका समाप्यता के आधार पे। समाप्यता के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नवीनीकरण और एक अनवीनीकरण। नवीनीकरण जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, ये हमेशा विद्यमान रहेगी, कभी भी खत्म नहीं हो सकती। जैसे जैसे सौर ऊर्जा का प्रकाश पड़ेगा सूर्य का तो बिजली पैदा होगी, उसमें कोई निश्चित दो राय नहीं है कि कभी भी ये खत्म हो सकती है, ये पड़ेगी। जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश आएगा वैसे वैसे बिजली उत्पन्न होगी। दूसरा होता है अनवीनीकरण, इसमें आता है आपका कोयला और पेट्रोलियम। एक बार आपने पूरे खनिज से कोयला दोहन कर लिया तो उसके बाद वहाँ पे कोयला नहीं बनेगा और उसको वापस बनने में अरबों साल लगेंगे। ऐसा का ऐसा पेट्रोलियम के साथ भी है, तो इन्हें हम अनवीनीकरण कहते हैं। और जो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा वाले हैं उन्हें हम नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। तीसरा है आपका स्वामित्व के आधार पे। तो स्वामित्व के आधार पे आपका एक व्यक्तिगत होता है और दूसरा सामुदायिक होता है। तो व्यक्तिगत में जैसे किसी का घर आ गया, किसी की भूमि और किसी का कुआं, वो उसका व्यक्तिगत होता है, पर्सनल होता है, उसमें किसी की भागीदारी नहीं होती है। लेकिन जो सामुदायिक होता है, जैसे गांव का तालाब है तो वो सभी गांव वालों के लिए उपयोगी है, एक जना नहीं बोल सकता कि ये पूरा तालाब मेरा है। तो तालाब हो गया, खेल का मैदान हो गया, ये सभी क्या है? सामुदायिक होते हैं। तीसरा है आपका इसी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय जैसे देश में जितने भी वन हैं वो हमारे राष्ट्रीय संसाधन है, वो कोई व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, वो कोई सामुदायिक संसाधन नहीं है। और दूसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो जो महासागरों से हमें जितनी भी वस्तुएं मिलती है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के रूप में मिलती है, उस पर पूरे राष्ट्रों का हक है, न कि किसी एक राष्ट्र का। चौथा आधार लेते हैं हम विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर पहला है आपका संभावी। तो संभावी संसाधन में कौन सा आता है कि जो संसाधन मौजूद तो है पर हम उसका उपयोग अभी नहीं कर रहे हैं, वो होता है आपका संभावी संसाधन। दूसरा आपका विकसित संसाधन। तो विकसित में यह है कि आपने सर्वेक्षण कर दिया भूमि का, उसमें गुणवत्ता और उसकी मात्रा भी निश्चित हो गई है और वो संसाधन विकसित अवस्था में उपलब्ध है। तीसरा है आपका भंडार। भंडार में ये होता है कि उस एरिया में प्रयुक्त संसाधन है लेकिन अभी तक आपने उसका दोहन नहीं किया, यानी अभी तक उसको आपने निकालना स्टार्ट नहीं किया है। चौथा आता है आपका संचित संसाधन। तो संचित में ये होता है कि उसका उपयोग अभी आप नहीं कर रहे हैं, वो संचित करके रखा गया है। तो ये सभी संसाधनों के प्रकार हैं जितने भी 4 आधार पर।
तो ये आपको याद, हम पढ़ रहे हैं संसाधनों का विकास, कि संसाधनों का विकास हम किस प्रकार करेंगे। तो आजकल क्या है, संसाधनों का विनाश बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों के मन में लालच आ गया है, इसलिए अंधाधुंध उनकी कटाई कर रहे हैं वगैरह, इससे संसाधनों को नुकसान पहुंच रहा है। दूसरा है कि ये संसाधन दो हिस्सों में विभाजित हो गए हैं, दो वर्ग बन गए संसाधन को उपयोग में लाने वाले, एक गरीब वर्ग और एक अमीर वर्ग, इसलिए भी संसाधनों का विकास नहीं हो पा रहा है। तीसरा है अंधाधुंध शोषण, अंधाधुंध तरीके से कटाई वगैरह हो रही है, इसलिए संसाधनों का शोषण किया जा रहा है, इससे पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है और अनेक प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही है। तीसरा, इसी में एक अवधारणा दी गई है कि सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या है, तो अर्थ सिंपल है कि विकास तो करना है हमें, लेकिन उसकी शर्त क्या है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हमें संसाधनों का विकास करना है, और उसके साथ ही भविष्य की पीढ़ियों के लिए इनको बचाना है, कि भविष्य में जो पीढ़ियाँ आएगी उनको भी पता होना चाहिए कि क्या क्या संसाधन थे हमारे पहले, तो हमें उन्हें बचा कर रखना है, अत्यधिक दोहन नहीं। पर्यावरण के संरक्षण को लेकर एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ, 1992 में हुआ, इसे पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन बोलते हैं। ये हुआ था आपका रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो एक सिटी है ब्राज़ील की, और इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि पर्यावरण का संरक्षण करना और उसके बाद सामाजिक और आर्थिक विकास की एक समस्या को हल करना। तो इस पूरे सम्मेलन में एक एजेंडा 21 लाया गया, एजेंडा 21 नाम से लाया गया है कि इसको हमें फॉलो करना है और पर्यावरण का संरक्षण करना है। तो एजेंडा 21 क्या था कि एजेंडा 21 में सीधा साफ साफ लिखा हुआ था कि सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। सतत पोषणीय विकास क्या था कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है और संसाधनों का विकास करना है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें संसाधन बचा के रखने हैं। तो उसको हमें विकास को हासिल करना है इसको, और विश्व के सहयोग से हमें क्या करना है, पर्यावरण की जो क्षति हो रही उसको कम करना है, गरीबी को कम करना है और रोग को भी कम करना है। तो ये इस पूरे सम्मेलन का एजेंडा था। प्रथम सम्मेलन याद रखिएगा 1992 में हुआ और ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में। अब पढ़ते हैं कि संसाधन नियोजन कैसे होता है। तो संसाधन नियोजन में ये तय किया गया कि प्रत्येक देश अपने देश में सर्वे करेगा और सर्वे करके उस देश में कौन कौन से संसाधन मौजूद है उसकी एक लिस्ट तैयार करेगा, एक सूची बनाएगा। फिर क्या करेगा, संसाधन विकास की योजनाएं बनाएगा और उनको लागू करेगा। देश में संसाधन विकास की योजनाएं बनाना और उनको लागू करना, ये दूसरा स्टेप हो गया। फिर तीसरा स्टेप था कि ये जितनी भी संसाधन विकास योजनाएं बन रही है उनको राष्ट्रीय योजनाओं में शामिल करना, कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना और उसमें शामिल करना ताकि संसाधनों का नियोजन समय अनुसार हो सके। दूसरा क्या है, संसाधनों का संरक्षण करना। तो गांधी जी ने अच्छी बात कही थी कि सभी व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए सब कुछ है हमारे पास, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। इसका सीधा अर्थ निकाले तो उन्होंने कहा कि पेट भरने को तो सब कुछ है, लेकिन पेट ही भरने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। तो ये है संसाधन संरक्षण।